बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को इजेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ाया था। इजेड कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नेमिंग का सिस्टम है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उनका कैसा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उसका नेम क्या होना चाहिए वो बताते हैं। इसके पहले हमने 2 नेमिंग सिस्टम पढ़े हैं, जैसे कि सिस और ट्रांस, सिन एंड एंटी। लेकिन सिस ट्रांस कुछ सेलेक्टेड केसेस में ही वैलिड होंगे, लाइकवाइज सिन और एंटी भी कुछ सेलेक्टेड केसेस में ही वैलिड होंगे। लेकिन यहां पर बात करें इसकी इजेड की, ये हर एक केस में वैलिड होगा। बात समझ में आ गया? अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अगर किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमें हाई प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड में दिखें, हाई प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड में दिखें, तो हम लोग सिंबल यूज करते हैं ई। और अगर हमें हाई प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में दिखें, तो हम सिंबल यूज करते हैं जेड। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हाई प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट में दिखें तो ई, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में दिखें तो जेड। इसको याद करने का मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका भी बताया था कि इजेड सिस्टम एक उल्टा पुल्टा सिस्टम है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहां पर अपोजिट साइड में है, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में, तो आपने ऐसा सिंबल यूज किया जिसमें यहां पर ये सेम साइड में दिख रहा हो। यहां दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड में है, तो ऐसा सिंबल यूज किया जहां पर ये अपोजिट साइड में दिख रहा हो। मतलब उल्टा पुल्टा लेना है, सेम साइड है तो अपोजिट वाला सिंबल, अपोजिट साइड में है तो सेम साइड वाला सिंबल। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए C डबल बॉन्ड C, यहां पर लगा दिया ड्यूटेरियम, इधर लगा दिया हाइड्रोजन, इधर आ जाते हैं, यहां पर लगा दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, और इस तरफ आपको दे दिया गया CH3, और इसमें हमको इजेड नेमिंग बताना है। पहले सोचते हैं सिस ट्रांस नाम दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। चलिए सोचते हैं, यहां सिस ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों में से एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो उधर भी हो। जैसे यहां H है तो उधर भी H होना चाहिए, H नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर D है तो D इधर होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, सेम ग्रुप सेम साइड। यहां देखो H है, इधर H है ही नहीं, यहां D है, इधर कहीं D नहीं है, तो हम सिस ट्रांस नेमिंग यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। क्या यहां पर आपसे पूछा जाए कि आप सिस या ट्रांस ऐसा कोई नाम दे पाएंगे क्या, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, यहां पर हम सिस ट्रांस नाम नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, इजेड वैलिड होगा। इजेड एक एडवांस सिस्टम है, IUPAC सिस्टम है, जो कि आपको सभी केसेस में वैलिड मिलेगा अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा तो। ये तो जरूरी है ना, पता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं इधर, अब आपको ये दे दिया गया, पहले इधर देखते हैं। इसमें देखिए ध्यान से, हमने क्या देखा, कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड फर्स्ट एटम कौन है, कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड फर्स्ट एटम कौन सा है, कार्बन। दोनों तरफ, अब मत बोला सर H है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, कार्बन कनेक्ट होगा ना। तो यहां से इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है, और इस कार्बन से भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है। मतलब फर्स्ट एटम दोनों केसेस में क्या हो गया, फर्स्ट एटम दोनों ही केसेस में क्या हो गया, कार्बन कार्बन हो गया। ध्यान समझते जाइएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। फर्स्ट एटम दोनों ही केसेस में कार्बन कार्बन हो गया। अब क्या करें, फर्स्ट एटम तो सेम हो गया, तो मैंने क्या बताया था, सेकेंड एटम की तरफ चलिए। अब इस कार्बन से क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, कितने, 3। तो सेकेंड एटम की तरफ चलेंगे तो मैं बोलूंगा H, ठीक है। यहां पर फर्स्ट अटैच एटम क्या था, कार्बन, और इधर भी फर्स्ट अटैच्ड एटम कौन था, कार्बन। ये दोनों में सेम हो गया।
अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एटम की तरफ चलेंगे। जब सेकेंड एटम की तरफ चलेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो मैं लिख दूंगा H H H, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। इस कार्बन से देखता हूं तो एक हाइड्रोजन अटैच है और एक डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो तो इसका मीनिंग CIP रूल में ऐसा कुछ हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो उसी नॉलेज के बेसिस पर मैं लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है लेकिन डबल बॉन्ड से अटैच है। तो जब डबल बॉन्ड से अटैच है तो मैं कैसे लिखूंगा, C और फिर एक H। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को प्रेफरेंस देना है, तो मैं एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। चलिए, मैंने क्या देखा कि फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन दोनों में था, यहां से कुछ नहीं पता चला, तो मैं सेकेंड एटम की तरफ चला तो यहां पर मुझे इस कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन दिखा, तो मैं इसको 2 कार्बन एटम की तरह ट्रीट करूंगा। मैंने C लिख दिया और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, मैंने H लिख दिया, लेकिन इस कार्बन से मुझे 3 H अटैच दिख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन दोनों में सेम, इससे कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब मैं दूसरे एटम की तरफ चलता हूं तो यहाँ कार्बन दिख रहा है जबकि यहाँ मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ मुझे कार्बन दिख रहा है, इधर मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है। इसके बेसिस में मैं कह सकता हूँ कि इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटी का ग्रुप हो गया इधर वाला। उधर चलते हैं, यहाँ H यहाँ D, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, फर्स्ट एटम है, एटॉमिक नंबर सेम। तो क्या करें, फर्स्ट एटम है, एटॉमिक नंबर सेम, किसके पास जाए, एटॉमिक मास देखो, आइसोटोप्स है ना ये, तो जब एटॉमिक मास देखोगे जिसका ज्यादा है तो ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटी का ग्रुप हो गया। अब क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हाई प्रायोरिटी इस तरफ है, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, यहां पर लिखा गया हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, और इधर ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाई प्रायोरिटी के ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो नेम क्या होगा, E और Z। सर यहां पर इसका नाम हो जाएगा E, क्या नाम हो जाएगा इसका, E। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा दे दिया और इसमें हमसे पूछ लिया कि बताइए इसका नेम E होगा या Z होगा। पहले GI पॉसिबल है कि नहीं, इस कार्बन से दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन से दोनों डिफरेंट है, GI तो पॉसिबल है। अब नेम बताना है, चलिए इधर देख लेते हैं। यहां पर इस कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच है, फ्लोरीन, इस कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच है, कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली फ्लोरीन अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है कार्बन। कार्बन के एटॉमिक नंबर और फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर में से फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो मेरे लिए हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, अरे यार ये बड़ा सा ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, वो बात की बात, उससे मतलब ही नहीं अपने को मतलब किस बात से है, फर्स्ट एटम कौन है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा या कम, उसके बेसिस हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। देखिए जो प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं CIP रूल की प्रायोरिटी है, EZ सिस्टम और RS सिस्टम के लिए, आगे हम लोग RS पढ़ेंगे ऑप्टिकल में, ये सिर्फ उसके लिए है, ठीक है ना। ये IUPAC नेमिंग का प्रायोरिटी सिस्टम मत समझ लेना, IUPAC का प्रायोरिटी सिस्टम अलग है, ठीक है। IUPAC में प्रायोरिटी का रूल अलग है, यहां पर हम लोग रूल पढ़ रहे हैं वो CIP के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि फ्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है COOH से, तो एक्चुअल में CIP कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। IUPAC के अकॉर्डिंग तो COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है, जो हम लोग IUPAC नेमिंग के लिए यूज करते हैं, IUPAC नेमिंग के लिए। फिर रिपीट करता हूं, यहां जो हम प्रायोरिटी पढ़ रहे हैं IUPAC नेमिंग वाली प्रायोरिटी नहीं है, यहां जो प्रायोरिटी पढ़ रहे हैं वो CIP रूल की प्रायोरिटी है, जो हमने EZ के लिए पढ़ा है। तो कभी भी दोनों में मिक्स मत करिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल,
एक दिया COOH, एक दिया फ्लोरीन, तो आप बोलेंगे यार कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। लेकिन आपसे पूछ दिया व्हाट इज द करेक्ट प्रायोरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर प्रायोरिटी फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, तब COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है फ्लोरीन से। ये पुरानी कहानी है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए इधर आ जाते हैं। यहां पर हमने देखा फर्स्ट एटम, यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट एटम कार्बन, यहां भी फर्स्ट एटम कार्बन, कार्बन कार्बन, इससे कुछ नहीं पता चला। फिर हमने क्या देखा, इस कार्बन से एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन से क्या अटैच है, एक कार्बन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ऐसा कुछ अटैचमेंट है। इसमें हमने देखा इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड है, जैसे बेंजीन को मैं ओपन करके दिखाऊं यहां पर, या फिनाइल रिंग को ओपन करके दिखाऊं, तो यहां पर कुछ ऐसा रहेगा। तो मैं क्या देखूंगा, ये जो कार्बन है ये एक कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड से, और एक कार्बन से अटैच है सिंगल बॉन्ड से। तो ये एक कार्बन रहेगा, लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन दो कार्बन की तरह ट्रीट होगा कि नहीं, यहां पर मैं क्या बोलूंगा, C C C। क्लियर हुआ बात इतना। अब मैं क्या करता हूं, चूंकि हमको CIP रूल में एटॉमिक नंबर देखना होता है, इसलिए मैं थोड़ा एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ट्रेंड में लिख देता हूं। तो मैंने क्या देखा, इस वाले से, इस कार्बन से एक कार्बन यहां पर जुड़ा है, एक कार्बन यहां पर जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो CCH लिख दिया। इस कार्बन से मैंने देखा कि डबल बॉन्डेड कार्बन एक है और एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन विल बी ट्रीटेड एज 2 कार्बन एटम्स, तो 2 कार्बन के लिए और 1 कार्बन के लिए, तो यहाँ पर 2 कार्बन और 1 कार्बन, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं क्या चेक करता हूं, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं क्या चेक करता हूं, फर्स्ट एटम दोनों में सेम, यहां तो कुछ नहीं पता चला, फर्स्ट एटम दोनों में सेम हो गया, कुछ पता नहीं चला। फिर नेक्स्ट एटम में गया CC सेम, CC सेम, लेकिन यहाँ H और यहाँ C, इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, ज्यादा। यहां पर ये क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी पे आ गया। अब हम क्या देखते हैं, इधर हाई प्रायोरिटी इस तरफ है, यहां पे हाई प्रायोरिटी इस तरफ है, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो नेम क्या हो जाएगा, Z, नेम क्या हो जाएगा, Z। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। यहां तो सिंपल है, फर्स्ट एटम फ्लोरीन है, फर्स्ट एटम कार्बन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा, हाई प्रायोरिटी। इधर हम गए फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एटम में जाएंगे। नेक्स्ट एटम में जाएंगे तो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए दिख रहे हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो CCH लिख दिया। इसमें गए तो यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब 2 कार्बन की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन लिखा दिया और इधर एक कार्बन दिखा दिया। क्लियर हुआ बात इतना। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन सेम सेम, कुछ पता नहीं चला। फिर आगे सेकेंड कार्बन पे गए, सेकेंड एटम पे गए तो कार्बन कार्बन कुछ पता नहीं चला, कार्बन कार्बन कुछ पता नहीं चला, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई यहाँ पर, इसकी प्रायोरिटी यहाँ पर क्या हो गई, इस कार्बन के कारण ज्यादा हो गई। क्लियर हुआ बात इतना। और इस वजह से ये हाई प्रायोरिटी इधर और यहाँ पर भी हाई प्रायोरिटी हो गया। क्या दिखाई दे रहा है, हाई प्रायोरिटी सेम साइड, कौन सा नेम, Z, उल्टा पुल्टा नेम। अगला एग्जांपल देखते हैं। आपको ऐसा कुछ दे दिया गया, थोड़ा अलग टाइप के केसेस लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें हमको EZ नेमिंग सिस्टम बताना है। चलिए पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमने देखा इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन और इधर भी इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन, तो फर्स्ट एटम दोनों में कार्बन कार्बन हो गया। फर्स्ट एटम दोनों ही केसेस में, फर्स्ट एटम दोनों ही केसेस में कार्बन कार्बन हो गया, कुछ पता नहीं चला।
अब नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो यहाँ इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है भाई, NH2 है ना ये, तो कार्बन से कौन अटैच है, नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एटम दोनों में कार्बन कार्बन हुआ, कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो यहाँ पर इस कार्बन से 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। जब किधर आएंगे तो इस कार्बन से 1 नाइट्रोजन जुड़ा है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये 3 नाइट्रोजन एटम की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अब हमने देखा फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन सेम सेम, कुछ पता नहीं चला। सेकेंड एटम इधर नाइट्रोजन इधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन इधर कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा, एटॉमिक नंबर किसका, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, ये हाई प्रायोरिटी का ग्रुप हो जाएगा, इधर हो गया। इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इधर आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसमें देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर CH3, इधर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर CH3। ये दोनों में अगर आप एटॉमिक नंबर से देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, दोनों सेम सेम है। जरा सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये ट्रांस में है और यहाँ पर सिस में, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है ना, लेकिन है तो यहाँ पर अलग अलग ना, एक सिस है और एक ट्रांस है। एटॉमिक नंबर के हिसाब जाए तो यहाँ पर CIP रूल फेल हो जाएगा। CIP रूल यहाँ फेल हो चुका है। कैसे भाई, फर्स्ट एटम कार्बन, इधर भी फर्स्ट एटम कार्बन, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन तो 2 कार्बन, इधर डबल बॉन्डेड कार्बन तो 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, कुछ नहीं पता चला। फिर अगले कार्बन पे गए तो इस कार्बन को देखा तो यहाँ पर इससे 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, सर 1 हाइड्रोजन और इधर पीछे डबल बॉन्डेड कार्बन और इधर 1 कार्बन। ऐसे इधर गए तो डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर 1 कार्बन और इधर 1 कार्बन, इधर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इधर 1 कार्बन और इधर 1 कार्बन। इधर आ गए तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन। काम की बात यह है कि अगर आप इसको CIP रूल से एटॉमिक नंबर के हिसाब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। दोनों केसेस में आपको एटॉमिक नंबर वही रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, इधर देखिए कार्बन है, इधर देखिए कार्बन है, इधर भी कार्बन है। इस कार्बन से यहाँ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर भी 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। अगले पे यहाँ 1 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन है। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, यहाँ भी 1 जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ 1 CH3 है, यहाँ भी 1 CH3 है। पूरा सिस्टम देखिए तो एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम सिस्टम है कि नहीं, एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम सिस्टम है। कार्बन 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 कार्बन, H इधर H, इधर CH3, इधर सब कुछ सेम है। अब क्या करें, जब ऐसा कंडीशन फंस जाए कि एटॉमिक नंबर से कुछ नहीं मिलता हो और फिर भी ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर ट्रांस और ये सिस, तो उस कंडीशन में सिस को प्रायोरिटी देंगे। उस कंडीशन में हम यहाँ पर अगर CIP रूल फेल हो जाए जो रूल हमने पढ़ा है उस कंडीशन से हमको कुछ आंसर ना मिले तो फिर CIP रूल कहता है कि आप नए रूल्स बनाइए। नया रूल क्या कहता है कि सिस और ट्रांस में से प्रिफर करना हो तो सिस को प्रिफर करिए, EZ में से प्रिफर करना हो तो Z को प्रिफर करिए। और आगे जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग R और S पढ़ेंगे, तो R और S में से प्रिफर करना हो तो R को प्रिफर करिए। ठीक है ना, और इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं RCZ। क्या याद लिख सकते हैं आप, RCZ, मतलब R और S में से R को प्रिफर करेंगे, सिस ट्रांस में से सिस को प्रिफर करेंगे, EZ में से Z को प्रिफर करेंगे। कई बार आपको ऐसा हो जाएगा कि सिस ट्रांस और ZE में से प्रिफर करना हो तो Z मॉडर्न सिस्टम है, मोस्ट एडवांस सिस्टम है EZ सिस्टम, तो आपको मान लीजिए कहीं पे सिस ट्रांस और EZ में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़े तो मोस्ट एडवांस सिस्टम कौन सा है, EZ सिस्टम, आप EZ को प्रिफर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, इन दो में से कोई प्रिफर करना पड़े सिस ट्रांस में तो सिस अगर करेक्ट है तो Z मोर करेक्ट होगा।
ठीक है, ये यहाँ पर एक छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ बात इतना? अब चलिए देखते हैं, यहां पर हमको सब कुछ टाई की कंडीशन दिख रही, तो बोले क्या करें, यहां पर ये क्या है ट्रांस और यहां पर क्या है सिस, तो सिस को प्रिफर करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। सिस को प्रिफर करेंगे ट्रांस पर तो ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। इधर हाई प्रायोरिटी यहां पर है इस तरफ, और इधर यहां पर है हाई प्रायोरिटी और इधर है, अपोजिट साइड में हाई प्रायोरिटी है, अपोजिट साइड में हाई प्रायोरिटी, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ई। इस सेंटर का नेम क्या हो जाएगा, ई। क्लियर हुआ बात इतना? अब इसी बात को मैं और इलेबोरेट करने के लिए मैं एक अगला अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, जिसमें हम थोड़ा सा और ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक सेंटर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसा लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ध्यान से देखते जाइएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मैंने ले लिया CH3, इधर मैंने लिया H, इधर मैंने लिया H, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लिया गया CH3, यहाँ लिया गया H, यहाँ लिया गया H, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया NH2 और इधर मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड ONH2। चलिए हर एक का हमको EZ नेमिंग करना है, हर एक का, सभी का। चलिए तो यहां पर पहले इसको देख लेते हैं। इस कार्बन से देखिए यहां पर GI पॉसिबल है, यहां पर GI पॉसिबल है, यहां पर GI पॉसिबल है, सबके लिए नेमिंग बताना है। तो चलिए क्या करेंगे यहां पर, अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन में से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो यहां पर ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। जब उस तरफ चलेंगे तो यहां देखिए कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, CH3 HH, सब कुछ तो हमको दोनों सिस हो गया। यहां पर एक सेकेंड चेंज करता हूं, यहां मैं ले लेता हूं H, नहीं तो कुछ पता नहीं चले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहां मैं H और इधर CH3 ऐसा ले लेते हैं, नहीं तो फिर GI यहां पर खत्म हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्या होगा, यहां पर देखिए क्या होगा, ये कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, CH3H HCH3। यहां पर देखिएगा HH अपोजिट साइड में ये ट्रांस है, और यहां देखिए, अरे फिर से वो तो ही बना दिया मैंने ना, पहले ही सही था, सॉरी। चलो इसको HH सेम साइड और ये सही, पहले कंडीशन सही थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ HH कहाँ पर, अपोजिट साइड में ट्रांस है, यहाँ HH सेम साइड सिस है। ये वाला क्या है हमारे पास, ये सिस्टम सिस है, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। ये सिस है, HH सेम साइड, और ये वाला ट्रांस है, ठीक है। अब हमको नाम देना है, तो इसको हाई प्रायोरिटी ले लिया हमने, ये हाई प्रायोरिटी है। इधर हम गए, दोनों तरफ हमको एटॉमिक नंबर वाइज सेम अपने को CIP मिल रहा है, तो क्या करेंगे, सिस को प्रिफर करेंगे। हमने अभी सीखा, तो सिस को प्रिफर करेंगे तो मेरे लिए हाई प्रायोरिटी की तरह ट्रीट होगा। तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, Z, इसका नेम हो जाएगा Z। अब अगले वाले का नाम देखते हैं, उसके लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं। मुझे इसका नाम देखना है, मैं क्या बोलूँगा, देखो इधर कार्बन, इधर कार्बन, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा, E, क्या हो जाएगा ये E। इधर देखो ये हाई प्रायोरिटी होगा और ये हाई प्रायोरिटी होगा, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, इसके लिए क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। चलिए इसके लिए फिर से एक अलग कलर ले लेते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको हर एक चीज अलग अलग दिखाई दे। इधर देखते हैं, कार्बन इधर हाई प्रायोरिटी, कार्बन इधर हाई प्रायोरिटी सेम साइड, इसके लिए क्या हो जाएगा
Z। यहां पर हमने हर एक सेंटर का नेमिंग किया है, हमने यहां पर हर एक सेंटर का नेमिंग किया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपसे जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक सेंटर का नेमिंग ही आना चाहिए, आपको मल्टीपल सेंटर का नेमिंग यहाँ पर आना चाहिए। और कोई खतरनाक बात तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। फिर से रिपीट कर दो, ध्यान से देखिए। हमने इसको देखा, इस वाले में हमको क्या दिखा कलर का ध्यान रखेंगे ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको समझ में आ जाए। आपने क्या देखा, इधर इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन, इधर कार्बन हाई प्रायोरिटी। इधर आपने देखा ये वाला H अपोजिट साइड, ये ट्रांस है, H सेम साइड, ये सिस है। ठीक है, ये यहां पर सिस ट्रांस कंडीशन आ गया तो हम इसको GI की शो करेगा ऐसा एज्यूम करके चलेंगे। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर यहां पर एक तरफ सिस एक तरफ ट्रांस लिखा हो तो ये सेंटर में ये दोनों इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट समझे जाएंगे। तो मतलब यहां पर ये दोनों डिफरेंट ट्रीट होंगे, सिस ट्रांस डिफरेंट एंटिटी की तरह ट्रीट होंगे। तो हमको यहां पर बोलेंगे ये GI शो कर रहा होगा ये डबल बॉन्ड से। क्लियर हो गया बात इतना? तो हमने क्या बोला भाई, सिस और ट्रांस में से प्रीफर करना हो सिस को प्रीफर करेंगे, या EZ में से प्रीफर करना हो तो Z को प्रीफर करेंगे। ये हो गया हाई प्रायोरिटी, ये हो गया हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी सेम साइड Z हो गया। इधर आते हैं, यहां देखा कार्बन डायरेक्टली अटैच एटम है हाई प्रायोरिटी, इधर कार्बन डायरेक्टली अटैच एटम है हाई प्रायोरिटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड E हो गया। इधर हमने देखा कार्बन फर्स्ट एटम है, इधर कार्बन फर्स्ट एटम है, यहाँ हाई प्रायोरिटी ये हुआ, हाई प्रायोरिटी ये हुआ, हाई प्रायोरिटी सेम साइड Z हो गया। इसमें हमने क्या किया, हर एक सेंटर का नेमिंग लिखा है। क्लियर हुआ बात इतना? चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाना चाहता हूं। जरा इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। मान लीजिए मुझे इसका IUPAC नेमिंग करना हो, बहुत ध्यान समझिएगा, मुझे इसका IUPAC नेमिंग करना हो, मगर इधर से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा मिलेगा। और अगर मैं दूसरी तरफ से नेमिंग करता हूं मतलब ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा मिलेगा। इधर से चलता हूं तो देखिए 2 मिला डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड को, फिर आगे चला तो 4 मिला, मतलब 2 and 4 मिला। इधर से जब आया मैं ग्रीन वाले को देखिए तो 1 2 मिला, फिर 4 2 and 4 मिला। दोनों तरफ से हमको 2 4 2 4 मिल रहा है, दोनों तरफ से क्या मिल रहा है 2 4 2 4 मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया होगा, दोनों तरफ से हमें 2 4 2 4 मिल रहा होगा। चलिए अब क्या होगा, इसके आगे की कहानी बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर कोई इसका IUPAC नेम बोले कि इसका IUPAC नाम बताइए, ठीक है, तो कोई भी इसका IUPAC नेम इजीली बता देगा। यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, 2 डबल बॉन्ड है, 2 या 2 से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड रहेंगे तो हेक्स को हम लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, कौन से पोजीशन पे है, उधर से आते हैं तो 1 2 3 4 2 4 पर है, इधर से जाते हैं तो भी 2 4 पे, तो हेक्सा 2 4 डाईइन, हेक्सा 2 4 डाईइन हो गया। बात समझ में आ गया? ये हो गया यहाँ पर इसका नेमिंग। अभी तक कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आएगी जब इसके पहले। कैसे तकलीफ आएगी समझते हैं। इसको हम EZ नेमिंग पहले देते हैं, फिर तकलीफ की बात करते हैं। इसका नेमिंग करना है, यहाँ पर देखिए इस डबल बॉन्ड को देखिए, इधर कार्बन, हाई प्रायोरिटी सेम साइड, ये क्या हो जाएगा Z, ये वाला क्या हो जाएगा Z, हाई प्रायोरिटी सेम साइड Z। यहाँ देखिए हाई प्रायोरिटी, इस डबल बॉन्ड को देखिए, एक कार्बन उधर एक कार्बन इधर, एक कार्बन उधर एक कार्बन इधर, एक कार्बन उधर एक कार्बन इधर, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा E।
क्लियर हो गया। अब अगर मैं उधर से चलूंगा तो मुझे 2e मिलेगा, 4z मिलेगा, 2e 4z मिलेगा अगर मैं इस तरफ से चलूंगा, उधर से इधर आऊंगा तो। लेकिन अब इधर से उधर जाऊंगा तो 1 2 को क्या मिलेगा z, 2 को क्या मिलेगा z, और 4 को क्या मिलेगा e। तो यहां पर 2z 4e अगर उधर गया तो तकलीफ यहीं पे है। एग्जामिनर ने अगर इतना नाम दिया हेक्सा 2,4 डाइईन तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने इस हेक्सा के पहले 2e 4z लगाया या फिर 2z 4e लगाया तब तकलीफ होगी। मैं यहां पर दोनों नाम पहले लिख देता हूं। हेक्सा 2,4 डाइईन, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। एक हो सकता है यहां पर लिखा हो 2e 4z, हेक्सा 2,4 डाइईन, और दूसरा लिखा हो 2z 4e, हेक्सा 2,4 डाइईन। अब मामला फंस गया, अब मामला फंस गया, लेकिन कुछ नहीं फंसा है, कंसेप्ट सीखिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, अगर मान लीजिए आपको प्रिफर करना हो EZ में से किसको प्रिफर करेंगे, Z को प्रिफर करेंगे, ऐसा मैंने बोला। सेम रूल यहां भी लगा दीजिए। EZ में से प्रिफर करना तो मैंने क्या बोला, किसको प्रिफर करिएगा, Z को प्रिफर करिएगा। मतलब आप चाहेंगे कि Z को लोअर नंबर मिले। ये तब जब दोनों तरफ से आपको नंबर आपको सेम मिलता हो, 2,4 मिलता हो, अदरवाइज लोअर नंबर रूल तो कभी भी वैलिड है। यहां पे क्या है, सिमेट्रिकल कंडीशन आ गया, इधर से जाएंगे 2,4, उधर से आएंगे तो 2,4, लेकिन ऑप्शन में दिया 2e 4z 2z 4e, अपने को तो एक ऑप्शन टिक करना है। अगर आप सिर्फ इतना जानते हो हेक्सा 2,4 डाइईन, हेक्सा 2,4 डाइईन, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत से लोग बोथ टिक करके आ जाएंगे, बहुत से लोग बोथ टिक करके आ जाएंगे कि दोनों नाम करेक्ट है, और तब भी गलत हो जाएगा। मैंने अभी क्या सिखाया आपको, अगर प्रिफर करना हो तो किसको प्रिफर करिए, Z को। सिस ट्रांस को प्रिफर करना हो तो किसको प्रिफर करिए, सिस को। यही सिखाया मैंने। यहां पर भी रूल वैलिड हो जाता है, सेम रूल यहां वैलिड हो जाता है नंबरिंग के लिए। हालांकि नंबरिंग था CIP रूल में प्रियोरिटी बताने के लिए, रूल था CIP रूल के अंदर प्रियोरिटी बताने के लिए, लेकिन हम लोग चाहे तो यही सेम रूल IUPAC नेमिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल कंडीशन हो, हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल कंडीशन हो तो लोअर नंबर देने के लिए आप सिस को प्रिफर करेंगे ट्रांस पर, Z को प्रिफर करेंगे E पर। सिमेट्रिकल कंडीशन हो तो लोअर नंबर देने के लिए, यहां पर नंबर लिखा गया है, लोअर नंबर देने के लिए सिस और ट्रांस में से सिस को प्रिफर करेंगे, Z और E में से Z को प्रिफर करेंगे। इन दो में से कोई चूज करना हो तो Z हमेशा मोर करेक्ट प्रेफरेंस रहेगा। चलिए अब बताइए हम कौन सा नेमिंग को करेक्ट करें। यहां पर Z को 2 मिल रहा है, E को 4 मिल रहा है, यहां Z को 4 मिल रहा है, E को 2 मिल रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए ध्यान रखिएगा क्या टिक करें, इसको टिक करेंगे, ये करेक्ट होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हम किसके बेसिस पे कह सकते हैं, हम लोग ये बात कह सकते हैं इसके बेसिस पर जो हमने यहां पर लिखा है।
ये इजेड नेमिंग सिस्टम का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन यहां पर ये ब्रैकेट लगा देता हूं, वो बहुत जरूरी है। और ठीक है, ये सबसे बेहतरीन केस है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो बहुत से लोग यहां गलती कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया इजेड सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स। अब हम लोग हर एक एग्जांपल को नोट करेंगे जो भी आज हमने पढ़ा है। चलिए, तो नोट किया जाए। सबसे पहले अगर आपको लगता है ये क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नोट करना है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स नोट करने हैं इस कैटेगरी में। इस एग्जाम्पल को नोट करिए। वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। इसके बाद इस एग्जाम्पल को नोट करिए। अब इस एग्जाम्पल को नोट करिए। वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। अब इस एग्जाम्पल को नोट करिए। और अब इस एग्जाम्पल को नोट करिए। हाँ, तो नोट कर लिया होगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान रखिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल बताया अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसमें गलती मत करिएगा। इसे बहुत से लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? उनको लगता है इधर से नंबरिंग करूं या उधर से नंबरिंग करूं, सब कुछ सेम है। और देखो, इसमें मेन गलती होने की वजह क्या होती है? ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो वहां पर जो कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी नेम सेम रहता है, ऐसा लोग सोचते हैं। मतलब ये हेक्सा 2,4 डाइईन, हेक्सा 2,4 डाइईन, इसी को सोचते हैं बस यही फुल एंड फाइनल आईयूपीएसी नेम है। और ये स्टीरियो सेंटर का जो नेमिंग है इसको इग्नोर कर देते हैं। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन था या ये जो पार्ट था, इसको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक आईयूपीएसी नेमिंग का एग्जाम्पल कराया था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, इसमें स्टार बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल जो अभी आपको मैंने कराया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए फर्स्ट देखते हैं डाइपोल मूवमेंट। हालांकि इसका डिटेल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ कर देता हूं। डाइपोल मूवमेंट, अगर मान लीजिए हमारे पास सिस आइसोमर है, मान लीजिए कि यहां पर हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड C, इधर हमने लिया CH3, यहां पर H और यहां पर H।
ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस हो गया। और इसी का ट्रांस आइसोमर ले लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 H और H, और ये इसको नाम दे देता हूं ट्रांस। डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है, और यहां जो कार्बन है sp3 कार्बन है। डाइपोल मूवमेंट की कहानी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। बस यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देता हूँ, छोटी सी बात बता देता हूँ कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कभी भी अगर आपको देखना है तो लेस En से मोर En की तरफ रहेगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन रहेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर एडिशन, ये सब कहानी यहाँ का नहीं है, ये सब कहानी केमिकल बॉन्डिंग की है। इसलिए हम यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे जितना फिलहाल हमको ज़रूरत है। तो अगर डाइपोल मूवमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। और अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो जो sp2 कार्बन होता है इसका En ज़्यादा होगा किससे, sp3 कार्बन से। तो ज़्यादा अपने को यहाँ पर ज़्यादा En वाला आइटम कौन सा है, sp2 वाला आइटम है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लेस En टू मोर En, sp3 से sp2 की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही रहेगा, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन मीन्स लेस En, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। sp2 कार्बन मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं इस sp3 को लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इस sp2 को लिख सकते हैं हम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो क्या हो जाएगा, लेस En टू मोर En, लेस En टू मोर En डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, लेस En टू मोर En, sp3 से sp2 की तरफ, लेस En टू मोर En। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका डाइपोल मोमेंट का वेक्टर और इसके डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। ये वेक्टर सम इक्वल एंड अपोजिट है भाई, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर sp2 कार्बन, इधर sp2 कार्बन है। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन देखो, इधर और इधर 180 डिग्री पे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनाएगा एक दूसरे से। तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके इक्वल एंड अपोजिट, CH का डाइपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। डाइपोल मोमेंट का सिंबल म्यू होता है, जबकि इस केस में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, नॉन जीरो। क्यों भाई, इन दोनों के डाइपोल मोमेंट ऐड होकर के ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बना देंगे। तो क्या दिखाई दिया, डाइपोल मोमेंट जिसका सिंबल क्या है, म्यू, किस में ज्यादा दिखाई दिया, सिस में ज्यादा दिखाई दिया ट्रांस से। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, आप बोलेंगे जनरली सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे, ट्रांस से। तो लिखिएगा जल्दी से हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसमें फर्स्ट लिखिएगा डाइपोल मूवमेंट ब्रैकेट में म्यू, डाइपोल मूवमेंट ब्रैकेट में म्यू, ये सिंबल यहाँ पे देखिए ध्यान से, म्यू, डाइपोल मूवमेंट ब्रैकेट में सिंबल बना लीजिएगा म्यू। पॉइंट नोट करिएगा, जनरली को हाईलाइट करिएगा, एम्फेसाइज करिएगा, जनरली डाइपोल मूवमेंट, जनरली डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस आइसोमर, जनरली डाइपोल मूवमेंट ऑफ cis isomer is more than trans isomer. Generally dipole moment of cis isomer is more than trans isomer. ठीक है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, लेस En से मोर En, यहां लिख दिया मैंने मोर En, लेस En से मोर En, डाइपोल का डायरेक्शन है, दोनों के डाइपोल ऐड होकर इधर आएंगे, जबकि यहां पर 180 डिग्री पे है, कैंसिल कर देंगे। इसका डाइपोल मोमेंट सिस का नॉन जीरो और ट्रांस का 0 मिल रहा है इस एग्जाम्पल में। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली
सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा ट्रांस आइसोमर से। बट ध्यान रखिएगा ये जनरल स्टेटमेंट है, हमेशा के लिए वैलिड नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा ही होगा ट्रांस से, ऐसा आप हमेशा नहीं बोल सकते, एक जनरल स्टेटमेंट है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमको देखना है बॉइलिंग पॉइंट। बाकी डायपोल मोमेंट का डिटेल जो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे पैरामीटर से डिपेंड करता है, उसका भी डिटेल केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। यहां पर हम फिलहाल इतना ही बात करेंगे कि भाई मान लो कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है मान लो यहां पर ए और इसी का आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ए ऐसा है, वहीं दूसरा तरफ हमने लिया ए ऐसा, ए नहीं बी ले लेते हैं, यहां बी ले लिया और ये दूसरा मॉलिक्यूल बी ले लिया, और फिर दोनों के बीच में इंटरेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा इजीली ज़्यादा एरिया अवेलेबल है, जबकि यहां पर इंटरेक्शन क्या होगा, कंपैरेटिवली वीकर होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना इंटरेक्शन होगा उनको सेपरेट करना, उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, उसको उतना ज़्यादा हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक सिंपल सा फैक्टर इतना है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने सिस और ट्रांस आइसोमर्स पर। एक सिस आइसोमर हमने लिया, अभी हमने पढ़ा सिस आइसोमर, यहां पर हमने एक सिस आइसोमर ले लिया, और दूसरा हमने ट्रांस आइसोमर ले लिया। अब डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। हमने अभी क्या सीखा डायपोल मोमेंट में, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यहां पर देखिए डायपोल मोमेंट का खेल क्या होगा, ये लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ डायपोल ऐसे चलेगा, लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ डायपोल ऐसे चलेगा, ओवरऑल डायपोल इस तरफ डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। इस तरफ जो अपने पास लेस, यहां पर ये वाला जो मोर ईएन वाला साइट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव साइट है, उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। आप समझिए ध्यान से भाई, ये CH3 था, अभी हमने पीछे केस पढ़ा है, उस एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। ये CH3 है हमारे पास, इसका EN क्या है, कम है, और इधर देखिए ये जो कार्बन है इसका EN क्या है, ज्यादा है, sp2 कार्बन है। तो मोर EN वाला जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। जब मोर EN वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो उसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। भाई मोर EN वाला जब अपनी तरफ चार्ज डेंसिटी को खींचेगा, मोर EN वाला जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो उसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और पीछे मतलब लेस EN वाले के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर हम पूरी कहानी को इंक्लूड करके क्या बोल सकते हैं कि देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ तो आपको और अच्छे से पिक्चर समझा पाऊंगा। नोट तो आपने कर ही लिया है, तो यहाँ पर हम अब ध्यान से देखिएगा यहां पर हो क्या रहा है। ये वाला जो कार्बन एटम है ये मोर EN है, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा। ये कार्बन एटम मोर EN एटम है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, sp2 है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा। यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, डेल्टा निगेटिव, और पीछे यहां पर क्या डेवलप हुआ, डेल्टा पॉजिटिव। और इसी वजह से यहां पर एक नेट डायपोल मोमेंट ऐसा आ गया। जबकि यहां पर क्या हुआ, यहां डेल्टा पॉजिटिव, यहां डेल्टा निगेटिव, यहां डेल्टा निगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट, नेट डायपोल मोमेंट 0, काम खत्म, खेल खत्म हो गया उसका। लेकिन यहां क्या है देखिए, डेल्टा निगेटिव इस तरफ है और डेल्टा पॉजिटिव इस तरफ है। अब जरा इस एग्जांपल पे आ जाते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर लेस EN वाले हैं, ये ओवरऑल जो लेस EN वाले हैं ये ओवरऑल यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठे हुए हैं, और इधर मोर EN वालों ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा है, सीधी सी बात है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। मोर EN वाले ने अपनी तरफ डेल्टा निगेटिव चार्ज लेके रखा है। ऐसा होने से होगा क्या, यहां इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा समझिएगा, यहां पर तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है, यहां नेट डाइपोल मूवमेंट ही 0 है, काम खत्म हो गया। ऐसा क्यों होगा समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसा 2 एटम ले लूं, HH ले लेता हूं मैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन क्लोरीन, HCl HCl मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। एक तरफ मैंने ले लिया HCl HCl, एक तरफ लिया HH। यहां पर क्या होगा इस केस में, H और Cl में Cl ज्यादा EN है, डेल्टा निगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव। HCl में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, क्लोरीन, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब आप सोचिए ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो, एक और लिख लेता हूं HCl, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल्टा निगेटिव, और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। यहां एक और HCl लिख देता हूं, ध्यान से समझते जाइएगा, H और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, Cl, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब होगा क्या इससे, जरा ध्यान से देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक दूसरे को बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेंगे। ये जो यहां पर प्लस माइनस क्रिएट हो रहा है, जरा देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस का यहां पर, ये जो यहां पर फॉर्मेशन हुआ है इस मॉलिक्यूल के अंदर, वो उनको बहुत तेजी से एक दूसरे को पकड़ के रखने के लिए हेल्प करेगा। जिससे होगा क्या, जिससे इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर हमारे सिस और ट्रांस, जबकि यहां पर दूसरे केस में आ जाते हैं, इस HH वाले में यहां पे इन दोनों का EN डिफरेंस 0, यहां पे कोई चार्ज नहीं आया। इसमें भी चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं जब इनको बहुत नजदीक रख दिया जाए, वो कहानी यहाँ की नहीं है, वो केमिकल बॉन्डिंग की है। तो यहाँ पर क्या है, नेट चार्ज अभी 0 0 है ना, यहाँ पर बहुत वीक इंटरेक्शन होगा। जबकि यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वही कहानी रिपीट हो जाती है सिस और ट्रांस में। सिस के केस में क्या हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू सिस के केस में, ये सिस मॉलिक्यूल है और ये ट्रांस मॉलिक्यूल है। सिस के केस में जो डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू है वो नॉन जीरो है, जिसकी वजह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से पोल बनेंगे, प्लस माइनस ऐसे पोल बनेंगे। ये जो प्लस माइनस के पोल बनेंगे कई सिस को एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट कराने में मदद करेंगे। उसके वजह से क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इस कहानी को हम लिख सकते हैं कि इधर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉन जीरो है, जिसकी वजह से यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं सिस के केस में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। और इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। जबकि अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस के केस में क्या देखा हमने, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ही क्या है, जीरो है। तो डाइपोल इंटरेक्शन तो है ही नहीं। डाइपोल इंटरेक्शन मतलब दो डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन ट्रांस के केस में है ही नहीं। तो यहां पर जो नेट इंटरेक्शन होगा ट्रांस के अंदर कम होगा।
और इंटरेक्शन कम होगा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि सिस और ट्रांस में से डाइपोल मोमेंट जनरली किसका ज्यादा होता है, जनरली बोल रहा हूं मैं, तो आप आंसर करेंगे सर जनरली सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। और उसी वजह से सिस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इसलिए जनरली सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होगा। जनरली बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए लिख लीजिए जल्दी से, पॉइंट नोट करिए। सेकंड लिखिएगा पहले बॉइलिंग पॉइंट, अब इसमें लिखिएगा जनरली डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज मोर, generally dipole moment of cis isomer is more as compared to trans isomer. Generally dipole moment of cis isomer is more as compared to trans isomer, and hence generally boiling point of cis is more as compared to trans, and hence generally boiling point of cis is more as compared to trans। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब और देखा जाए और प्रॉपर्टीज। थर्ड देखते हैं, थर्ड solubility इन वाटर। देखिए सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक रूल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। हालांकि और भी बहुत कुछ कहानी आती सॉल्युबिलिटी में, इतना सिंपल नहीं है सॉल्युबिलिटी जितना सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। बहुत कुछ कहानी रहती है, बट फिलहाल के लिए इससे काम चला लेंगे, ठीक है ना। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा सॉल्यूट पोलर है और हमारा सॉल्वेंट भी पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। या फिर अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो इस केस में भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन ऐसे केसेस जब उल्टा कर दिया जाए, मतलब कि पोलर सॉल्यूट ले लीजिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, या नॉन पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है सॉल्युबिलिटी का। अब बात करते हैं हम यहां पर, हम बात करें वाटर की, पानी कैसा सॉल्वेंट है। तो अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं, यहां पर ये H2O का स्ट्रक्चर है, ठीक है। H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा EN किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये HO बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा EN किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये HO का डाइपोल मोमेंट हो गया। लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट एटम से दूर की तरफ होता है, केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन इसका आता है। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगा। काम की बात क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब H2O पोलर हुआ या नॉन पोलर हुआ, तो आंसर H2O इज पोलर।
और H2O क्या है, सॉल्वेंट है, तो हम लिख सकते हैं H2O इज पोलर सॉल्वेंट। ये क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, सॉल्बिलिटी का फंडामेंटल रूल अभी के हिसाब से, सिर्फ थोड़े से बेसिक समझने के हिसाब से क्या है कि अगर हम बात करें सॉल्बिलिटी का फंडामेंटल रूल तो क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब कि पोलर सॉल्यूट्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा इजीली डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होगा। पानी की बात करें तो पानी के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है, मतलब कि नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। देखिए पोलैरिटी और पोलर नॉन पोलर क्या है एक्चुअल में, डाइपोल मोमेंट होना नहीं होना। किसी के पास डाइपोल मोमेंट है, किसी के पास नेट डाइपोल मोमेंट है तो वो पोलर, किसी के पास नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर। सीधा सवाल इतना है अभी के हिसाब से। तो हम क्या करें, यहां पर हम बात कर रहे हैं भैया सॉल्बिलिटी की। तो हमने क्या देखा, सॉल्बिलिटी का रूल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मींस पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट सॉल्बिलिटी ज्यादा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्बिलिटी ज्यादा। उल्टा कर दोगे सॉल्बिलिटी कम हो जाएगा। पानी कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, और हम पढ़ रहे हैं सॉल्बिलिटी इन वाटर। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, और हम पढ़ रहे हैं सॉल्बिलिटी इन वाटर। अब चलिए बात करते हैं आगे। हमने क्या सीखा अभी तक, हमने ये सीखा कि डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा है किससे, ट्रांस से। हमने ये सीखा कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है ट्रांस से, और उसमें भी एक और बात, सिस का डाइपोल मोमेंट हमने अभी क्या देखा, जो एग्जांपल हमने लिए उसमें सिस का डाइपोल मोमेंट कैसा था, नॉन जीरो, मतलब सिस के पास अपना डाइपोल मोमेंट था और ट्रांस का जबकि डाइपोल मोमेंट जीरो मिला था। और दूसरी बात हमने क्या सीखा, वाटर, इसके बेसिस हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसके बेसिस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि सिस इज मोर पोलर, और ट्रांस के लिए बोल सकते हैं कि ट्रांस इज लेस पोलर, और कुछ केसेस में तो नॉन पोलर भी मिलेगा। जैसे पीछे वाले केसेस हमने एग्जांपल लिया है, उस केस में तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था, तो नॉन पोलर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग, मैंने इसीलिए लिखा यहां पर कि ट्रांस इज लेस पोलर और नॉन पोलर। और दूसरी बात जरूरी हमारे पास क्या है कि वाटर is a polar solvent, water is a polar solvent। तो इन सब के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि solubility इन वाटर किसकी ज्यादा, सिस की ज्यादा ट्रांस से। लेकिन ये सब कहानी जनरल है, जनरली ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहला ही स्टेटमेंट जब सीखा डाइपोल मोमेंट का, तो मैंने क्या बोला कि सिस का डाइपोल मोमेंट जनरली ज्यादा होता है ट्रांस से। मैंने क्या बोला, सिस का डाइपोल मोमेंट जनरली ज्यादा होता है ट्रांस से, हमेशा नहीं होता। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात आई तो मैंने क्या बोला, भाई डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा उसमें इंटरेक्शन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जब सॉल्बिलिटी की बात आई तो मैंने क्या बोला, भाई लाइक डिसॉल्व लाइक, पानी में डिसॉल्व करना है, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, जो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा उतना इजीली पानी में डिसॉल्व होगा। और जनरली सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, जनरली सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसलिए हम कहेंगे कि जनरली सिस आइसोमर पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगा। वहीं अगर मान लीजिए नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया जाए तो जनरली ट्रांस ज्यादा डिसॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम है। लेकिन ये जनरली ऐसा होता है। मैं ऐसे भी केसेस बता सकता हूं जहां पर सिस का डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा और ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा।
इसलिए कभी भी ये नहीं बोलेगा कि सिस का डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होगा। सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से जनरली ज़्यादा होगा। तो पॉइंट नोट करिएगा, जनरली सिस आइसोमर्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। जनरली सिस आइसोमर्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। Generally, cis isomers are more soluble in water than trans isomers. Generally, cis isomers are more soluble in water than trans isomers because generally cis isomers have more dipole moment. Generally, cis isomers have more dipole moment than trans isomers. चलिए अब इसको नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद ये नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है? जल्दी नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा नंबर है ये, 4th है ना शायद, हाँ। अगला देखते हैं स्टेबिलिटी। एक पहले मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं, वो भी थोड़ा सा जरूरी फैक्टर है। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट को कभी भी बॉइलिंग पॉइंट से मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं, ऐसा सोच लेते हैं, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ही ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट अलग कहानी पे चलता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग कहानी पे चलता है। भाई जब आप मेल्टिंग की बात करते हैं, ध्यान समझिए, मेल्टिंग की बात करते हैं तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड फेज में ले जाने की बात करते हैं, ठीक है? और वहीं अगर जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो किसी लिक्विड को वेपर फेज में ले जाने की बात करते हैं। जब हम सॉलिड फेज में होते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, और उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्रिस्टल पैकिंग, जिसके बारे में हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, मेल्टिंग की जब बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट से इंटायरली डिफरेंट कहानी पे चलता है। कभी भी मेल्टिंग पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट से मिक्स मत करिएगा, नहीं तो आप धोखा खा जाइएगा। इनफैक्ट मैं कहता हूं बॉइलिंग पॉइंट अलग कहानी है, मेल्टिंग पॉइंट अलग कहानी है, और स्टेबिलिटी एक अलग कहानी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इन सबको मिला देते हैं और खेल बिगड़ जाता है। जब हम मेल्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी सॉलिड को लिक्विड में ले जाने की बात कर रहे होते हैं, और सॉलिड फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है किसी भी क्रिस्टल का पैकिंग। क्रिस्टल कितना अच्छे से पैक हुआ है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, कितना क्लोजली उसके एटम्स एक दूसरे से सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज्ड है, वो सारे पैरामीटर वहां पर डिसाइड करते हैं, और बाकी इंटरेक्शन के पैरामीटर्स तो हैं ही। अब जब हम बात करते हैं पैकिंग की, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ट्रांस आइसोमर हो और सिस आइसोमर हो, तो इसकी पैकिंग को समझना है। ये सिस आइसोमर है, मान लीजिए कि एक सिस आइसोमर के ऊपर दूसरा सिस आइसोमर रखना हो, फिर दूसरे सिस आइसोमर के ऊपर तीसरा सिस आइसोमर रखना हो, फिर तीसरे के ऊपर चौथा सिस आइसोमर रखना हो, चौथे के ऊपर पांचवा सिस आइसोमर रखना हो, ऐसा कुछ हो। एक पॉसिबिलिटी ऐसा। वहीं ट्रांस की बात करते हैं, एक ट्रांस आइसोमर है, इसके ऊपर दूसरा ट्रांस आइसोमर रखना हो, फिर उसके ऊपर नया ट्रांस आइसोमर रखना हो, फिर उसके ऊपर अगला ट्रांस आइसोमर रखना हो, फिर उसके ऊपर अगला ट्रांस आइसोमर रखना हो। आप खुद देखिए कहां पर पैकिंग इजी होगा। सर यहां पर तो पैक करना डिफिकल्ट होगा, यहां पर पैक करना इजी होगा। आप ऐसा समझ लीजिए, आप कभी भी देखिए कहीं किसी फंक्शन हॉल वगैरह में देखिए, मैरिज वगैरह का जो फंक्शन हॉल होता है उसमें कभी आप ध्यान से देखिएगा कि एक चेयर लिया, उसके ऊपर दूसरा चेयर, तीसरा चेयर, चौथा चेयर, बहुत सारे चेयर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, वो स्टैक कर देते हैं पूरा।
एक चेयर दूसरे चेयर पे आराम से पैक हो जाता है, फिर उसके ऊपर तीसरा चेयर आराम से पैक हो जाता है, उसके ऊपर चौथा चेयर और आराम से पैक हो जाता है। ऑब्जर्व किया होगा आपने। जरा एक एक ट्रांस को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ट्रांस को ध्यान से देखिए, तो आपको ये एक चेयर के जैसा ही दिखेगा, आराम करने वाला चेयर जो देखते होंगे ना, बहुत लोग ऐसा बीच पे ऐसा चेयर रहता है, आराम से लेट जाते हैं, हाँ धूप लेते रहते हैं, देखा होगा आपने। तो चेयर के जैसा ही तो है ये। अब आप सोचिए, एक चेयर के ऊपर दूसरा चेयर, तीसरा चेयर, चौथा चेयर, एन नंबर ऑफ चेयर। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने बोला फंक्शन हॉल पे देखिएगा, वो लोग क्या करते, एक चेयर के ऊपर बहुत सारे चेयर ऐसे रखते जाते रखते जाते रखते जाते रखते जाते। लेकिन वहीं पर बोट की बात करें, ये एक सिस को देखिए, एक सिर्फ एक सिस को देखिए, बोट जैसा दिख रहा है। कभी आपने ऐसा देखा क्या कि एक बोट के ऊपर दूसरा बोट, फिर उसके ऊपर तीसरा बोट, चौथा बोट। आप थोड़ा इमेजिन करिए, बोट के ऊपर बहुत सारे बोट रखने हो, चेयर के ऊपर बहुत सारे चेयर रखने हो, क्या आप रख पाएंगे? सर हम चेयर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे रख लेंगे, लेकिन बोट एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे नहीं रख पाएंगे। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इस बात को, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, अगर आप किसी भी फंक्शन हॉल पे देखिए, वो लोग एक चेयर के ऊपर दूसरा, तीसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, ऐसा करके कई चेयर रख देते हैं। लेकिन कहीं आप जाइए किसी समुद्र के किनारे, वहां पे बोट अलग अलग ही पड़े हुए होते हैं। कोई ऐसा नहीं करता कि चलो यार भाई ऐसा करते हैं, जगह की कमी है, एक बोट के ऊपर दूसरा बोट लाद देते हैं, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 1000 बोट लाद दिए, नहीं होता। लेकिन चेयर कई एक दूसरे के ऊपर जा सकते हैं। क्यों ऐसा होता है वो क्लियरली दिखता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो अपना ये ट्रांसफॉर्म है, इसमें पैकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यहां पर ट्रांस के अंदर पैकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये यहां पर जो लिया गया ये क्या है सर? ये ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये सिस है। यहां पर पैकिंग इन सॉलिड फेज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जबकि सिस के अंदर बात किया जाए तो पैकिंग वीक है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो यहां डाइपोल मोमेंट से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, लेना देना है उसके सॉलिड फेज में उसकी पैकिंग से। क्लियर हो गया? तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए जब भी बात होगा तो हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर एज कंपेयर टू सिस आइसोमर, बिकॉज पैकिंग ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर। तो लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट, और पॉइंट नोट करिएगा जल्दी से। मेल्टिंग पॉइंट लिखिएगा, melting point of trans isomer, melting point of trans isomer is more, melting point of trans isomer is more as compared to cis isomer. Melting point of trans isomer is more as compared to cis isomer because packing in trans isomer, because packing in trans isomer is more efficient, is more efficient than packing of cis isomer, then packing of cis isomer. अब इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, आप सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने सिस आइसोमर लिया, ये आगे हमको बहुत काम आएगा स्टेबिलिटी का फैक्टर, और दूसरी तरफ मैंने यहां पर ट्रांस आइसोमर लिया।
ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस। ठीक है, चलिए ये जगह ले लेगा, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर CH3 बल्कि ग्रुप एक दूसरे से नजदीक है, जबकि यहां पर बल्कि ग्रुप एक दूसरे से दूर है। तो क्या होगा, यहां पर रिपल्सन डिस्टेंस यहां पर क्या है, डिस्टेंस कम है, एरियल डिस्टेंस है ना, एरियल डिस्टेंस कम है, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि इधर हम देखते हैं तो एरियल डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से रिपल्सन कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो पॉइंट नोट करिएगा, जनरली पहले हेडिंग लिखिएगा स्टेबिलिटी, हेडिंग लिखिएगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। फिर पॉइंट नोट करिएगा, जनरली ट्रांस आइसोमर्स are more stable than cis isomers. Generally trans isomers are more stable than cis isomers because in trans isomers aerial distance between bulky groups, aerial distance between bulky groups is more, because in trans isomers aerial distance between bulky groups is more, and hence they experience less repulsion than cis isomers, चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से ये नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए जल्दी से।